गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग आप? ओनली कंपटीशन एपीएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं हारून आपका बेहद स्वागत करता हूं। तो आज की जो क्लास है उसका विषय है कि एपीएससी मेंस के लिए किस प्रकार से जो स्ट्रेटजी है, हमारी रणनीति है, वो बनाई जाए। और स्पेशली जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनका जो बेस है वो क्या होता है, वो किस आपके जो पोर्शन है मॉडर्न इंडिया का कैसे पूछे जाते हैं। तो अब देखना है कि पहली जो बात है आपको ये याद रखनी है कि जो मेंस एग्जाम है वो सारा आपका जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो आपकी रणनीति है, उसका एग्जाम है और ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। तो हमें ये याद रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि जो मेंस एग्जाम है उसके लिए जो स्ट्रेटजी है हमें बिल्कुल शुरू से लेके चलनी चाहिए और जो बेसिक्स हैं उसको पता होना चाहिए हमें। तो हमें याद रखना है, हमें ध्यान रखना है कि मेंस एग्जाम में ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे हम एक इम्पैक्टिव इफेक्टिव चीज़ों को एग्जामर के सामने रख सकें, उसके सामने लिख सकें। तो देखो, जैसे क्लास है एपीएससी मेंस वेटेज प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो एपीएससी का मेंस प्रोग्राम है वो सारा सारा राइटिंग स्किल्स जो होती हैं हमारी उस पर डिपेंड करता है। जो राइटिंग स्किल्स होती हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि आपके पास चीजें हैं, आपके पास मैटर है, पर आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो नहीं पता है, तो आप एक इफेक्टिव आंसर नहीं दे पाएंगे। तो बेसिक आपको ये याद रखना है कि मेंस एग्जाम के लिए उसकी तैयारी करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चंस है वो क्या पूछा है। ठीक है, जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे उसके जो पूरे जो कीवर्ड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसकी जो स्टार्टिंग है क्वेश्चन की, जो स्टार्टिंग है वो आपको इम्पैक्टिव रखनी चाहिए। 25 टू 30 वर्ड में उसकी जो है आपको स्टार्टिंग देनी चाहिए, बेस देना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन की जिसे कहते हैं कि उसका जो आत्मा है, उसका जो हार्ट है, उसकी जो क्वेश्चन में पूछने की जो प्रोसेस है वो क्या है। कोई भी क्वेश्चन है उसका पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या वो पूछना चाह रहा है उस पर हम डिपेंड रहेंगे। हमें जो क्वेश्चन है, जो फ्रेमिंग करके दी है एग्जामिनर ने, उससे इधर उधर नहीं भटकना है हमको। यदि हम भटकेंगे तो जो क्वेश्चन की जो एक बेस है उससे अलग हो जाएंगे हम। तो जो फ्लो है क्वेश्चन का वो नहीं टूटना चाहिए और जैसा क्वेश्चन पूछा है उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, तो फिर से मैं बता दे रहा हूं, एपीएससी मेंस के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर में, जीएस फर्स्ट में आता है, तो उसमें से 4 to 5 क्वेश्चंस वो पुटअप करता है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं। तो हमने क्या किया है, ओनली कंपटीशन एपीएससी की टीम ने, कि जो लास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसका जो ट्रेंड रहा है पूछने का, हमने वो तैयार किया है। तो बेसिक चीज मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन की जो चीजें हैं वो कैसे कैसे हमें आगे बढ़ानी है। ठीक है, तो अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द इमरजेंस ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म इन द 19th सेंचुरी। अब देखो, ये जो क्वेश्चन पुटअप किया है एग्जामिनर ने, वो क्या पूछ रहा है कि जो सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड रहा है इंडियन नेशनलिज्म का, स्पेशली 19th सेंचुरी में, उसके क्या क्या रीजन रहे हैं कि जिससे ये आगे की ओर बढ़ा है। तो बैकग्राउंड के बारे में जानना चाह रहा है वो हमसे। ठीक है, ये 2020 एपीएस मेंस एग्जाम में आया था। तो इसमें एक्सप्लेन करना है और वर्ड पे ध्यान देना है। 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है और 10 मार्क्स का है। तो देखो, अब हमें एक तरीका जो है, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं जिसको हम पैराग्राफ में लिख रहे थे, अभी हम वो उसको हटाना पड़ेगा। अभी हमें इम्पैक्टिव आंसर लिखने के लिए
वहाँ हमें डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, वहाँ हमें फ्लो चार्ट भी देना पड़ेगा। और अंतिम बात यह है, जो कंक्लूजन हम आंसर का क्वेश्चन का देंगे वो इतना इम्पैक्टिव हो और वो इतनी सधी हुई भाषा में हो, वो लैंग्वेज ऐसी हो कि वो जाकर एग्जामर की चीज़ों को टच करे कि हमें हाँ कैसे इस स्टूडेंट ने ये लिखा है कि हाँ अच्छे तरीके से ये आगे बढ़ा। तो यानी कि जो क्वेश्चन है हमें क्वेश्चन से नहीं भटकना है, जो फ्लो है वो स्टार्ट से लेकर और एंड तक, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर और एंड पॉइंट तक हमें उस क्वेश्चन के आसपास रहना है। यदि हम भटकेंगे तो चीजें चली जाएंगी इधर। तो अब इसमें ये देखना है कि इसने क्या किया है, एक्सप्लेन ब्रीफली पूछ रहा है ये, एक्सप्लेन ब्रीफली इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इन द 19th सेंचुरी। अब देखो हमें यह ध्यान रखना है कि 3 कीवर्ड्स हैं, ये पकड़ने पड़ेंगे हमको। जो 3 कीवर्ड्स हैं इसमें दिए हुए हैं, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल, जो बैकग्राउंड है जिससे हमारा नेशनलिज्म आगे की ओर बढ़ा, वो क्या रीजन रहे होंगे। देखो कोई भी चीज है इस दुनिया में किसी ना किसी के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है। जैसा हमारी जो एक एंशियंट हिस्ट्री का पीरियड रहा है, हमारे यहाँ बहुत सारे महान लोग हुए, चाहे बुद्ध हो चाहे महावीर स्वामी हो, उन्होंने क्या किया, लॉजिकल चीजें हमें बताने की कोशिश की है। तो कोई भी चीज होगी यदि लॉजिकल इंपैक्टिव चीजों को हम देखेंगे तो हम अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। फिर दूसरी चीज आपको मैं ये बता रहा हूं कि मेंस की राइटिंग स्किल्स के समय आपको जो इम्पैक्टिव एग्जाम्पल्स हैं वो देने पड़ेंगे। कि किसी ने कोई बात कही कि जो हमारे पास जो दुख है वो क्या है, तो दुख कैसे आते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं उनसे आते हैं। तो किसी ने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा। तो एग्जाम्पल को सेट करना पड़ेगा हमें एग्जामर के लिए। यदि हम एग्जाम्पल नहीं डालेंगे तो हमारे इतने अच्छे मार्क्स एग्जामिनर नहीं देगा। दूसरी चीज जो रेशो है पूछने का, देखो अब इसने देखा सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड, तो हमें इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में देखना पड़ेगा। यदि हम इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में नहीं देखेंगे तो चीजें हमारी खराब हो जाएंगी। कैसे नहीं, क्यों देखना पड़ेगा, अब देखो, सॉरी, अब देखो यहां जब पूछ रहा है वो एग्जामिनर के सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड बतानी है, तो हमें क्या है, स्टार्टिंग करनी है कि हमारी जो चीजें रही हैं, हमारा जो बैकग्राउंड रहा है उसमें क्या क्या नेशनलिज्म के रीजन रहे हैं। ठीक है, उसमें जो पहला रीजन था वो क्या था, सोशल बैकग्राउंड था। अब सोशल बैकग्राउंड जब तक हम नहीं देंगे, एग्जामिनर को लिखकर नहीं देंगे कि जो सोशल बैकग्राउंड है उसके क्या रीजन रहे हैं नेशनलिज्म को एम्पावर करने के लिए, तो हम कैसे पता कर पाएंगे। तो इसमें जैसे राइज ऑफ द एजुकेशन मिडिल क्लास, अब देखो इसमें 3 पॉइंट दे दिए हमने। जो पहला है सोशल इशू वाला है, इसमें क्या दे दिया हमने, 3 पॉइंट्स दिए हैं। राइज ऑफ द एजुकेशन मिडिल क्लास के उन्होंने क्या किया, जो इंग्लिश थे स्पेशली, उन्होंने आके यहाँ एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाया। तो जब एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाया तो लोग क्या हुए, अवेयर हुए अच्छी बुरी चीजों से। तो उनका जो मेन चीज तो हमें ध्यान रखना है कि कैसे बढ़े। तो एजुकेशन सिस्टम क्या करता है, हमारे ब्रेन को वाइड करता है, खोलता है, चीजों को अच्छी बुरी जो चीज है उनके बारे में बताता है। तो एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाया तो मिडिल क्लास क्या है, आगे बढ़ा, उसे अच्छे बुरे की पहचान हुई। तो ये एक मेजर इंपैक्ट रहा है। दूसरा क्या है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। तो जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट चले, चाहे उसमें राजा राम मोहन राय का नाम हो, चाहे ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम हो, तो बहुत सारा जो रेनेसा वाला रीजन है वो उससे उसने क्या किया, हमें जो फैक्चुअल चीजें हैं वो बताई। इसके अलावा जो लॉजिकल चीजें हैं वो हमारे सामने रखी और हम अच्छे बुरे की, जिसे कहते हैं सामान्य भाषा में, पहचान हुई। तो उनके एग्जाम्पल्स देने हैं। तीसरा है रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन। तो अब जो डिस्क्रिमिनेशन किया किसने, इंग्लिश ने, या और जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने किया। तो अब जब ये एजुकेशन सिस्टम बढ़ा आगे की ओर, तो उसने क्या किया, सारी चीजों पर इंपैक्ट डाला हमारी। तो अब यदि हम इनको नहीं देंगे, हम इनका फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे, तो एग्जामिनर जो आएगा वो उस तरीके से मार्किंग नहीं करेगा। यदि हम अच्छा फ्लो चार्ट बना रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो हो सकता है वो हमें बहुत अच्छे नंबर दे। और जो सारा खेल होता है एपीएससी या यूपीएससी,
उस एग्जाम में मेंस एग्जाम का बड़ा मेजर रोल होता है। जितने हम अच्छे मार्क्स लाएंगे, जितने अच्छे मार्क्स हम गेन करेंगे, उतने अच्छे तरीके हम चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे। अगला पॉइंट हम देखेंगे इसमें, दूसरा क्या है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, जिससे क्या हुआ, जो नेशनलिज्म है वो आगे की ओर बढ़ा, तो उसको हम देखेंगे। अब इसमें क्या है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रूरल डिस्ट्रेस और अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें क्या हुआ है, अब यहां उन लोगों ने जो इंग्लिश थे या और जो स्टेट थे, उन्होंने बहुत सारे जो टैक्सेस हैं वो हम पर लगाए। तो जब टैक्सेस, जो प्रोडक्शन है हमारा, वो इतना नहीं हो रहा और टैक्सेस वो इंप्रूव कर रहे हैं, तो आदमी एक लिमिट के बाद सोचेगा यार ऐसा कैसे हो रहा है, तो फिर अपने आप को वो चाहे क्रांति करे या विरोध करे, वो अपना तरीका होगा उसका जताने का, वो आगे की ओर बढ़ाएगा। फिर मेजर प्रॉब्लम क्या रही है, जो हमारे यहाँ जो जिसको हम एमएसएमईज कहते हैं आज, वो जो थे वो सारे खत्म कर दिए उन लोगों ने, और यहाँ क्या है, एक बाजार बना दिया, एक मार्केट डेवलप कर दिया। तो उससे जो हमारे छोटे छोटे इंडस्ट्री थी वो सारी खत्म कर दी। तो यहाँ लोगों ने सोचा ऐसे क्या होगा, फिर रूरल डिस्ट्रेस बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा उन चीज़ों से। तो हमें सारे ये मेजर एग्जाम्पल्स हमें यहाँ रखने पड़ेंगे, उसका फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, फ्लो चार्ट तैयार करना पड़ेगा। तो हम ये बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं जिससे जो नेशनलिज्म है वो आगे की ओर बढ़ा। तीसरा पॉइंट क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड, जो हमारी सांस्कृतिक विविधताएं थी, कल्चरल एक्टिविटी थी, उनसे हम आगे की ओर बढ़े, उनसे हम क्या हुआ, आगे की ओर बढ़े और हम सीखने लगे। कैसे, वेस्टर्न एजुकेशन। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था जब मैकाले माइन्यूट आया 1935 में, तो उसने एक बात कही कि हम यहाँ इंग्लिश को लागू करेंगे, इंग्लिश को बढ़ाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को। उसका रीजन क्या था, ताकि वो जो इंडियंस हैं उनको छोटी छोटी पोस्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में वो रख सकें काम करवाने के लिए। तो वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम था, उससे जो इंडियंस थे वो अवेयर हुए। राजा राम मोहन राय ने कहा कि पढ़िए इंग्लिश, उन्होंने अवेयर किया, आगे बढ़ाया। तो जब आप पढ़ेंगे, जब आप सीखेंगे, तो आप देखेंगे, कहते हैं कि माहौल का बहुत अंतर होता है। आप जिस संगत में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, वहाँ का इम्पैक्ट आप पर सर्वाधिक पड़ता है। तो हम क्या है, अंग्रेजों के संपर्क में आए, जो इंग्लिश थे उनके बोलचाल, उनकी भाषा, उनकी व्यवहार, उनका लिटरेचर पढ़ा, उनकी जो लॉजिकल चीज़ें थी वो पढ़ी, तो हमें कुछ नया सा लगा। तो बहुत सबसे अधिक इम्पैक्ट किसने किया है, वेस्टर्न एजुकेशन ने। हालांकि हमारी एजुकेशन सिस्टम एंशियंट पीरियड से बहुत अच्छा था, पर बात यह हम उसको भूल चुके थे, भूलने का इन द सेंस हम अवेयर नहीं थे उसके लिए। दूसरा है प्रेस एंड लिटरेचर, अभी बताया था। अब जब यहाँ प्रेस आई, तो हमें चीज़ों का पता चला कि कहाँ क्या हो रहा है, किनका शोषण हो रहा है, किन लोगों को इंग्लिश जो है अत्याचार कर रहे हैं, या और भी चीज़ें हैं। तो हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे का जो है न्यूज़ मिलने लगी। जब न्यूज़ मिलने लगी तो हम लोग अवेयर होने लगे, जब हम अवेयर होने लगे तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। तो वो सारे इम्पैक्ट हमें डालने पड़ेंगे अपने मेंस एग्जाम में। दूसरा है रीइवैल्यूएशन ऑफ हिस्ट्री। हमने जो हमारी हिस्ट्री थी जिसको हम भूल चुके थे, उसका रीइवैल्यूएशन किया, तो हमने देखा हमारे तो बहुत शानदार इतिहास रहा है, हमारा बहुत अच्छी चीज़ें रही हैं, और हम कहाँ हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, इन चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो फिर वहीं आते हैं क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन ब्रीफली द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड। तो मेन चीज़ क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये इम्पैक्ट पूछ रहा है किसके, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटी के। अब मेन बात वहीं आ जाएगी, यदि आप इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, वो बताएंगे सारी चीज़ क्लास में बताएंगे हम कैसे फ्लो चार्ट बनेगा, उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, कि कैसे हमें एक जो बेस है क्वेश्चन का वो सेट करना है, कैसे जो कंक्लूजन है वो देना है। तो वो सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स के साथ और क्वेश्चन की जो फ्लो है उसके साथ यदि हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, तो हमारी चीज़ें आगे और बढ़ती रहेंगी। और आप एक दो चीज़ होती हैं, हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा तैयार होता है, या हम दूसरी कंडीशन ये होती है कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसको हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या वो हमारे तैयार नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चाहे आयोग, चाहे कमीशन, यूपीएससी हो, एपीएससी हो, कोई भी हो कमीशन,
आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे उस क्वेश्चन को कम लिखें आप। ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल आपको नहीं पता है, वो एक अलग बात होगी, फिर तैयारी नहीं है आपकी। तो आपको यदि क्वेश्चंस का पता है, यदि आपको इतना नहीं पता कि हमें बहुत ज्यादा पता है, तो आपको क्वेश्चन को कंसाइज कर लीजिए। कुल मिलाकर बात यह है कि आप उसको लिखिए और ऐसे लिखिए, ऐसी। और दूसरी चीज जो जिसको कहते हैं ना कि जो हमारी जो डिक्शनरी है उसमें बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम देख भी नहीं पाते। तो जो शब्द जाल है, जिसको कहते हैं शब्द जाल, उनसे बचने की कोशिश कीजिए। जो बेसिक्स वर्ड हैं उनका आपको अपनी जो राइटिंग स्किल्स है उसमें इस्तेमाल करना है। तो बात समझ आ रही होगी आपको। और यही मेंस राइटिंग स्किल्स का कोई और तरीका नहीं होता है। आपको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ेगा और उसके जो कीवर्ड्स हैं, आपको जो क्वेश्चन के एग्जाम के जो कीवर्ड्स हैं उनको तैयार करना पड़ेगा। आपको जो फ्लो चार्ट्स हैं वो तैयार करने पड़ेंगे। आपको जो मेजर पॉइंट्स हैं वो लिखने पड़ेंगे। आपको उन क्वेश्चंस के जो सिनोप्सिस हैं वो बनाने पड़ेंगे। देखो, कोई भी तरीका होता है। आपके पास क्या है कि कोई भी चीज है, आई और वो चीज चली गई, आपके पास रिसोर्सिज हैं, ठीक है। आपने उन रिसोर्सेज को, जो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कितना तैयार किया है। अभी तैयार करने के बाद आपने सिलेबस के हर बिंदु पर 1 2 3 4 5 जो सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं उनको आपने कैसे किया है। यदि आप खुद से तैयार करके, यानी कि जो क्लास में बताया जाएगा उसको आपको तैयार करना पड़ेगा और उस पर उसके बाद क्या बनाना पड़ेगा, फिर सिनोप्सिस तैयार करना पड़ेगा। यदि आप सिनोप्सिस तैयार नहीं करेंगे तो चीजें नहीं होंगी। और ये हम बताएंगे कैसे तैयार करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे क्वेश्चन की रूप जो बैकग्राउंड है वो लेनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको काफी चीजें समझ आ रही होगी। तो सारा खेल राइटिंग स्किल्स का है। और राइटिंग स्किल्स कब आएगी आपके, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और जब प्रैक्टिस करेंगे कब होगी, जब भी आपकी जो क्वेश्चन है तैयार होगा, आपका क्वेश्चन आपके हाथ से लिखा हुआ होगा। तो बिना लिखे तैयार नहीं होगा और बिना तैयार हुए आप मेंस की जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आगे जैसे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द चार्टर एक्ट 1833 इन द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल इंडिया। अब यहां क्या पूछा है, जो सिग्निफिकेंस है किसके, चार्टर एक्ट 1833 के, इस पर आपको ध्यान रखना है। अब आपको पता होगा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या है, यहां रूल कर रही थी। और रूल कैसे हो रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। यहां जो गवर्नर थे उनके द्वारा गवर्न किए जा रहे थे। तो आपको यह याद रखना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है चार्टर एक्ट 1833, इसका मेजर पॉइंट आपको याद रखना है। पहले आपको याद रखें कि किसके टाइम आया था ये और क्यों आया था। तो यदि आपको इन चीजों का पता होगा तो आप क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसकी जो बेसिक नीड है क्वेश्चन की, वो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है उसको ध्यान में रखना है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए चीजें पकड़नी है। और फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जो कीवर्ड्स हैं क्वेश्चन के वो आपको याद रखने पड़ेंगे। यदि कीवर्ड्स आप याद नहीं रखेंगे तो चीजें आप नहीं चला पाएंगे। तो अब इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। अब देखो, यहां ध्यान रखना है एक चीज आपको, कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें एक मेजर क्लोज ये था कि अब ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ शासन कर रही थी, जो रूल कर रही थी, वो अभी बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब क्या हुआ, इससे एक कोज आया 1833 में कि अब वो पूरे ब्रिटिश इंडिया का, किसका, ब्रिटिश इंडिया का गवर्नर जनरल होगा। किसका, ब्रिटिश इंडिया का होगा। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि वहां जो कंपनी का जो ट्रेडिंग पॉलिसी थी उनको एक तरीके से यहां समाप्त कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि जो ट्रेड था वो ओपन कर दिया था ब्रिटिश के लिए, सभी जो वहां आम लोग थे उनके लिए खोल दिया गया था भारतीय इंडियन मार्केट। तो उसको ध्यान रखना है। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अब याद रखना है जो प्रेसिडेंसी थी, चाहे मद्रास हो या बंगाल हो या कैलकाटा हो, सॉरी ये बॉम्बे हो, अब इनको क्या कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया। और किसके अंडर में ले आए,
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में। उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी, चाहे मद्रास वाले की हो या बॉम्बे की हो, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी उनको सेंट्रलाइज कर दिया और किस में कर दिया, गवर्नर जनरल में कर दिया। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें, उसके जो कीवर्ड्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे, उसके जो कीवर्ड्स हैं वो देखने पड़ेंगे। आगे क्या है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल, ये वही बात है जो पावर दे दी गई और उसको कंट्रोल कर दिया गया। एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल रोल, अब यहाँ जो कमर्शियल रोल है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो फाइनली एंड कर दिया गया उसको। तो अब देखेंगे क्यों क्यों एंड किया गया, उसके पीछे रीजन क्या था। तो हमें वो एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, हमें वो एग्जाम्पल देने पड़ेंगे और जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको वो पूरी करनी पड़ेगी। यदि हम उसकी डिमांड फुलफिल नहीं कर रहे तो क्या है, मार्किंग नहीं होगी। तो मार्किंग करने के लिए हमें चीजों को देखना पड़ेगा। आगे जैसे लीगल एंड सोशल सिग्निफिकेंस, अब कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, जो लॉज हैं उनका कोडिफिकेशन किया गया, कैसे कैसे करना है आगे। दूसरा है इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, अब देखो ये एक मेन पॉइंट था। अब यहाँ जो इंडियंस हैं उनको क्या है, पार्टिसिपेशन दिया गया किसमें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, कि अब आप यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि कोई ऐसे हायर जो रैंक के जो पद थे उन पर नहीं रखा गया उनको, पर एक एंट्री मिली। तो एंट्री मिली, उससे क्या सीखना हुआ और ये भी कह दिया कि हम जो रिलीजियस है, कास्ट है, किसी बेस का कोई डिस्क्रिमिनेशन हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं करेंगे। जो एक्ट 87 था उनका, 1833 एक्ट का। तो ध्यान रखना है, स्लेवरी को जो है खत्म कर दिया कि हम अब स्लेवरी सिस्टम जो है इंडिया से खत्म हो जाएगा। तो अब ये क्या है, क्वेश्चन फिर वहीं आएंगे हम कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इन द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल इंडिया। तो अब आपको ये याद रखना है कि जो एग्जामिनर पूछ रहा है, जो उसकी डिमांड है वो कैसे आगे की ओर बढ़ेगी, कैसे आगे की ओर जाएगी। तो ये चीजें ध्यान रखने के लिए, इन चीजों को आपको आगे बढ़ाने के लिए फिर से मैं बता रहा हूं कि आपके पास पूरा सिलेबस तैयार होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो मैटर है वो तैयार होना चाहिए और जो टॉपिक्स हैं उनके आपको सिनॉप्सिस तैयार करने पड़ेंगे। जो पीवाईक्यू पूछ रहा है वो आपको तैयार करने पड़ेंगे, उनका जो रोल है वो आपको देखना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेंस एग्जाम के लिए आपको राइटिंग स्किल्स और राइटिंग की प्रैक्टिस जरूरी है। आपको डेली 4 to 5 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे याद रहता है बहुत सारी चीजें, याद रहती हैं बहुत सारी चीजें, पर हम उनको अपनी जो कलम है ना उसकी जादूगरी नहीं दिखा पाते। तो जादूगरी कब आएगी, कब आप जो है एग्जामर पर जादू कर पाएंगे, जब आपके कलम में जान होगी। कलम में जान कैसे होगी, यदि आप डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, राइटिंग स्किल सीखने की। यदि वही नहीं है आपके पास, क्या करेंगे, आपने पता चला क्वेश्चन स्टार्ट किया कहीं से और एंड कर दिया कहीं पर, फिर उसका जो कंक्लूजन है वो इम्पैक्टिव नहीं है। तो आपको सारी चीज पर फोकस करना पड़ेगा। तो मैं दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है एपीएससी, वो कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल पूछ रहा है, वो सिलेबस से पूछ रहा है और स्पेशल नेशनल मूवमेंट से पूछ रहा है। आप देखेंगे जो सोशल रिफॉर्म से वहां से पूछ रहा है, एजुकेशन रिफॉर्म से वहां से पूछ रहा है, कल्चरल रिफॉर्म से वहां से पूछ रहा है, या आप देखेंगे आगे जो गांधी जो पीरियड है उससे पूछ रहा है, टैगोर से क्वेश्चन पूछ रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सिग्निफिकेंस था सरदार पटेल का आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या रहा है। तो आपको सबको पता है कि क्या सिग्निफिकेंस थी, उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी, उन्होंने जो हमारी जो प्रिंसली स्टेट थे उनको कैसे मिलाया, वहां क्या क्या पॉलिसी बनाई उन्होंने, और जो स्टेट थे उनके अगेंस्ट क्या क्या कार्रवाई की या क्या पॉलिसी बनाई। तो वो जो सारी चीज है आपको पता है, आप पढ़ रहे हैं लगातार, पर उनको हमें क्या है, उनको हमें एक सूत्र में पिरोना है, उनको हमें एक जो रिंग है उसमें हमें डालना है। तो यदि हम वो काम करेंगे, यदि हम वो आगे जाएंगे, तो चीजों को पकड़ेंगे कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, तो हम कर पाएंगे, ना तो नहीं कर पाएंगे। तो वो जो रीजन है वो देखना पड़ेगा।
वो कैसे देखेंगे? सिलेबस से। वो कैसे देखेंगे? PYQ से। वो कैसे देखेंगे? मैटर से। वो कैसे देखेंगे? सिनॉप्सिस से। तो वो जो चीज है वो तैयार करनी पड़ेंगी। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो हमारी टीम है वो पूर्ण रूप से, प्रतिबद्धता से, ईमानदारी से आपके लिए तैयार है। और इस पर जो चीजें हैं वो किस तरीके से आपको करनी है उसके लिए भी हम तैयार हैं। बस आपको जो है ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि जो सारा खेल है सिविल सर्विसेज में वो मेंस एग्जाम का है। आप यहाँ जितना अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे अपने आप को, उतना अच्छे तरीके से आप मार्किंग होगी आपकी। तो फिर वही उसी बिंदु पर आते हैं कि जो जो पूछ रहा है हमें केवल उसी पर फोकस करना है, हमें इधर उधर नहीं जाना है। जो क्वेश्चंस की जो कनेक्टिविटी है उससे कोई किसी तरीके का हमें कंप्रोमाइज नहीं करना है। यदि कनेक्टिविटी नहीं बनेगी क्वेश्चन की तो हम छूट जाएंगे पीछे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। यदि पूछ रहा है वो, सपोज करो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक, डिस्कस द challenges in the process of integration of the princely state with India after independence and evaluate the role of सरदार पटेल in it। तो यहां दो क्वेश्चन पूछे हैं उसने। यहां क्या है? दो क्वेश्चन पूछे। डिस्कस द चैलेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। तो जो क्या क्या कंडीशंस थी, क्या सिचुएशन थी जब प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंस के टाइम आए इंडिया में शामिल होने के लिए, तो क्या क्या कंडीशंस थी वहां, और उसमें जो शामिल किया गया उनको, क्योंकि एक दो नहीं थी, 565 के आसपास थी, तो उनको कैसे कैसे इंक्लूड किया गया और उसमें क्या रोल रहा किसका? सरदार पटेल का, जो पहले होम मिनिस्टर थे इंडिया के। तो अब यहां क्वेश्चन क्या है? चैलेंजेस इंटीग्रेशन। ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है। अब यहां क्वेश्चन को टू पार्ट्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। यदि हम टू पार्ट्स में उसको नहीं तोड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो ध्यान रखना है, चैलेंजेस इन इंटीग्रेशन, डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, इंक्लाइजेशन टू ज्वाइन पाकिस्तान, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशियो कल्चर इंटीग्रेशन। तो अब ये जो चीज है आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। यदि हम इससे हटे, सपोज करो हमने पहले सरदार पटेल ये थे, सरदार पटेल ने एकीकरण किया या जो भी कुछ इंग्लिश में, सॉरी जो भी इंग्लिश के साथ किया या एग्रीमेंट हुए, जो सारी चीजें हुई, तो अभी आपको क्वेश्चन की जो पहली नीड है, जो बेसिक नीड है, उसको पकड़नी है कि प्रिंसली स्टेट किस तरीके से जुड़े, वो क्या क्या रीजन थे, क्या क्या चैलेंजेस आए, वो देखने पड़ेंगे। उसके बाद रोल लिखेंगे किसका? सरदार पटेल का। अब जैसे आगे की ओर जब हम जाएंगे, सरदार पटेल्स रोल इन इंटीग्रेशन, क्योंकि जब क्वेश्चन बाद में पूछ रहा है कि सरदार पटेल का रोल भी आपको ब्रीफ करना है, तो हम उसको बाद में देंगे। पहले जो चैलेंजेस थे वो देंगे। अब इसमें डिप्लोमेसी एंड परसुएशन था, नेगोशिएशन एंड कॉन्सिक्वेंस, मिलिट्री एक्शन था। तो ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेंगी। भाई सरदार पटेल ने नेगोशिएट भी किया, प्रिंसली स्टेट थे, कि हमें कैसे काम करना है। तो अब ये जो चीज है, आपको वहां पुलिस कार्रवाई भी हुई हैदराबाद में, आपको देखना है। जनमत संग्रह भी हुआ जूनागढ़ में, तो एग्रीमेंट हुआ जम्मू कश्मीर में। तो ये जो सारे चीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसका जो बेसिक्स है हमको वो पकड़ना पड़ेगा। यदि डिप्लोमेसी नहीं करते सरदार पटेल, या नेगोशिएशन नहीं करते, या मिलिट्री एक्शन नहीं लेते, तो ये जो सारी चीज हैं ये हमें एग्जाम्पल से देनी पड़ेगी। यदि हमने हैदराबाद का एग्जाम्पल नहीं दिया, हमने जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल नहीं दिया, हमने जूनागढ़ का एग्जाम्पल नहीं दिया, तो क्वेश्चन क्या है? वो पीछे छूट जाएगा। लिखेंगे हम, ऐसा नहीं है लिखेंगे, पर वो क्या है, उतनी मार्किंग नहीं होगी। तो हमें एग्जाम्पल, फिर से बता रहा हूं, जो कीवर्ड्स हैं आपके उन पर फोकस करना है, जो एग्जाम्पल्स हैं उन पर फोकस करना है, और फिर जो कनेक्टिविटी है आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चंस की कनेक्टिविटी है उस पर ध्यान रखना है। यदि कनेक्टिविटी हट गई तो क्वेश्चन की
जो डिमांड है वो पीछे छूट जाएगी। फिर मैं ही कह रहा हूं कि क्वेश्चन का लिखने से पहले आपको, जो जब आप क्वेश्चन लिखेंगे, लिखने से पहले आप देखेंगे कि मुझे क्या करना है, ठीक है, उसमें क्या डिमांड कर रहा है वो। चाहे आप 20 सेकंड में उसका एक रफली आप मैटर तैयार कर सकते हैं, देख सकते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, उसके कीवर्ड्स क्या हैं, उसकी डिमांड क्या है। तो आप, और दूसरी चीज, आप जब तक फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन की जो डिमांड है वो पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने पैराग्राफ में लिख दिया कोई भी क्वेश्चन, एग्जामिनर पढ़ेगा, उसको टाइम लगेगा। यदि वही चीज आपने वहां प्रेजेंट कर दी, 4 पॉइंट बना दिए, उसका डायग्राम बना दिया, तो एग्जामिनर को इम्पैक्टिव भी लगेगा और वो सोचेगा कि हाँ हमने तैयार कर दिया है। तो फिर से मैं बता रहा हूं कि आपको डायग्राम बनाने हैं, आपको सही तरीके से उसको सेट करना है क्वेश्चन को डिमांड के अकॉर्डिंग। तो ये सारा खेल है और इस पर हम काम करेंगे, पूरी टीम के साथ करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप इसको अधिक से अधिक देखिए, समझिए और जानिए कि राइटिंग स्किल्स प्रोग्राम कैसे चलेगा, राइटिंग स्किल्स की चीज़ें हमारे अंदर कैसे आएंगी, हम जो डिमांड है क्वेश्चन की वो कैसे फुलफिल करेंगे। तो सारा खेल उसी चीज़ का है और इसी पर हम आपके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद आपका।